गुड मॉर्निंग। ये ट्यूसडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। अच्छा, मैंने क्या देखा है ना कि बहुत सारे लोग अभी भी वेक्टर्स में ही परेशान हैं। अरे वो वेक्टर खत्म करेंगे जल्दी और काइनेमेटिक्स में आ जाएंगे। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब मैंने अच्छा खासा पढ़ा दिया है आपको। आपको जो भी पैकेज मिला हुआ है, आपके पास जो भी डीसी पांडे है या कोई भी और बुक है, आप उनसे क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। अच्छा, इससे पहले वाले क्लास में मैंने क्या किया था, मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल स्टार्ट किया था। फ्री फॉल, मुफ्त का गिरना। ठीक है, मुफ्त का गिरना मैंने आपसे इससे पहले वाले लेक्चर में क्या किया था, स्टार्ट किया था। और ये फ्री फॉल, ये मुफ्त का गिरना जो है, उसमें मैंने एक केस आपको बता दिया है। एक केस मैंने आपको ऐसा समझा दिया था कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ डायग्राम है, कुछ हाइट से अगर मैंने पार्टिकल को ड्रॉप किया, कुछ हाइट से मैंने पार्टिकल को ड्रॉप किया, थ्रो किया, ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे या हैंडल करोगे। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन ना इस वाले कहानी पे मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट सिनेरियो देखना स्टार्ट करेंगे। मान लो ड्रॉप नहीं करते हैं, एक पार्टिकल है m मास का। ठीक है, वैसे मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबके लिए एक्सेलरेशन सेम आ जाता है। ये जो मास है, ये बिल्डिंग का हाइट मान लेते हैं कितना है, बिल्डिंग का हाइट इज 100 मीटर्स। ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट कितना है, 100 मीटर्स का है। ठीक है, और पार्टिकल को ऊपर फेंक दो, पार्टिकल को ऊपर फेंक दो विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। शायद इससे पहले वाले क्लास में भी यही लिया था, 20 मीटर ही लेते हैं, अभी थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। इसको मैंने क्या किया, ऐसे ऊपर फेंक दिया 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब ये जो पार्टिकल है, इसका पाथ अगर कोई आपसे पूछे कि पार्टिकल का पाथ कैसा रहेगा, तो पार्टिकल क्या करेगा, कुछ दूर ऐसे ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद ये क्या करेगा, ऐसे नीचे गिरना स्टार्ट करेगा क्या। एक और चीज, ये ऐसा नहीं समझना कि पार्टिकल ऐसे ऊपर गया और अपने पाथ को चेंज करके आ गया, ये जैसे ऊपर जाएगा वैसे ही नीचे आ जाएगा। लेकिन एक लाइन पर इसलिए नहीं बनाते क्योंकि क्या होता है, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए ऐसा समझ लो कि इस वाले पाथ से ऊपर गया और ऐसे नीचे आ रहा है, ये एक्चुअल में सब स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा है। अब ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, नहीं सी लिख देते हैं, और ये पॉइंट है डी। अच्छा, जब पार्टिकल ए से घूमकर सी पर वापस आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या। तुमने पार्टिकल को अगर ए से फेंका और वापस से वो सेम हाइट पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से देखना है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मान लो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेलोसिटी। मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूं, मतलब मेरे को मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी पर मुझे पार्टिकल का वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। u का वैल्यू, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे, u का वैल्यू कितना रखना है अपने को, +20 रखना है। प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि u पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ऊपर के डायरेक्शन में, तो मैंने u के वैल्यू को प्लस लिखा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पार्टिकल ऊपर जाए नीचे जाए कहीं पर भी जाए, अर्थ तो नीचे ही है ना, धरती माता सबको नीचे बुला रही है। अगर अर्थ नीचे है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा -10 रहेंगे। पार्टिकल ऊपर जाए नीचे जाए किसी भी डायरेक्शन में जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या रखने वाले हैं, -10 रखने वाले हैं। कैलकुलेशन आसान रखने के लिए, अगर नहीं बोला गया कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है तब तक। डिस्प्लेसमेंट, अगर ए से सी के बारे में बात करेंगे तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था, देखो ये ऐसे जाके एक्चुअल में ऐसे ही आ गया ना, तो जिस पॉइंट पर स्टार्ट किया था वापस से घूमकर अगर वहीं पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, बिल्कुल सर, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अच्छा, अब अगर ए से सी जाने पर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और मुझसे ये पूछा गया है कि सी वाले पॉइंट पर फाइनल स्पीड क्या है या सी वाले पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, ये मुझसे पूछा गया है। अच्छा, अगर पार्टिकल सी वाले पॉइंट पर यहां पर है और वो नीचे जा रहा है, आंसर नेगेटिव आना चाहिए क्या, नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि पार्टिकल नीचे जा रहा है। अच्छा, सॉल्व करके देखते हैं। u मेरे पास है, a मेरे पास है और s भी मेरे पास है।
वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as का वैल्यू का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर मैं लिख दूं अगर वी स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, चलो अभी समझ में आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर u का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इनटू s। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया क्या? एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। तो v का वैल्यू रूट ओवर ऑफ 400 आ गया क्या? इसका मतलब v का वैल्यू प्लस माइनस 20 हो जाएगा, तो मैं माइनस 20 रख सकता हूँ ना अपना आंसर। ठीक है, अब मैंने माइनस ही क्यों सिलेक्ट किया आंसर? क्योंकि पार्टिकल जो है वो नीचे जा रहा है। अगर तुमसे कोई मैग्नीट्यूड पूछता ना, वो बोलता कि सी वाले पॉइंट पर पार्टिकल का स्पीड कितना है, तो आप सीधा सीधा बोल देते 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कि पार्टिकल का वेलोसिटी बताओ, मतलब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि पार्टिकल का मैग्नीट्यूड कितना है वेलोसिटी का, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके लिए आपको प्लस माइनस बताना पड़ेगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। अच्छा, मान लो मैं आपसे पूछूं कि ए से सी आते वक्त फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस traveled by the particle, find the distance traveled by the particle when particle is just about, when particle is at the, नहीं क्या लिखेंगे क्वेश्चन, when particle is at the same, नहीं क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कहीं का भी डिस्टेंस पूछ सकते हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन पूछे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम ए टू सी। सिंपल में ये लिख देते हैं, ए टू सी आने पर पार्टिकल का क्या डिस्टेंस है वो अपने को फाइंड आउट करना है। अच्छा, ए से सी में अगर किसी ने डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो बिना कैलकुलेशन के बता सकते थे क्या कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई आपसे पूछता कि एवरेज वेलोसिटी कितना है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है क्या, ये सब आपको मिलेंगे क्वेश्चन। तो ए से सी का अगर कोई आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो कुछ भी टाइम लगे एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा क्या? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन नहीं है अभी, मैंने बता दिया, मेरे याद में आया इसीलिए। अपने को टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस का मतलब जब भी आपसे पूछा जाए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब है, डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा टोटल लेंथ कवर्ड। कोई आपसे कभी भी पूछे डिस्टेंस कैलकुलेट करो भाई साहब, तो आप क्या करना, टोटल लेंथ जो पार्टिकल कवर करेगा वो फाइंड आउट कर लेना। अब इस वाले केस में जब पार्टिकल ए से सी वापस आया तो टोटल लेंथ उसने कितना ट्रैवल किया, ए से बी गया पहले और बी से सी आया क्या। अच्छा, डायग्राम से साफ साफ पता चल रहा है कि ए से बी का लेंथ और बी से सी का लेंथ क्या सेम है। तो अगर मैं ए से बी का लेंथ फाइंड आउट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं, तो मुझे टोटल जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा क्या, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूं फॉर ए टू बी, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं फॉर ए टू बी। अब ए से बी में अगर आप देखोगे तो ए से बी जाते वक्त इनिशियल वेलोसिटी कितना है। अच्छा, ए से बी में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा क्या, क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ये सब मैंने आपको बता रखा है कि पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में चलता है तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो ए से बी में s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अगर मैं ये सारे फॉर्मूलाज यूज करूंगा तो s वहां पर डिस्टेंस भी है और s वहां पर डिस्प्लेसमेंट भी है। ये सब बातें एकदम जहन में बैठा के रखना है, जहन मतलब माइंड, ठीक है, दिमाग। u का वैल्यू कितना हो जाएगा, u का वैल्यू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -10 लिख देते हैं। अच्छा, a से b जाने का टाइम, a से b जाने का टाइम 2 सेकेंड्स का है। सर आपको कैसे पता चला, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड का और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इस केस में रिटार्डेशन होगा क्या, चलने की टेंडेंसी ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे।
अब ये जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है वो क्या करेगा, हर एक 1 सेकेंड में पार्टिकल का स्पीड 10 से कम कर देगा क्या। तो t इक्वल्स टू 0 पर 20 था, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, घट के 20 से 10 कम कर दोगे तो 10 हो जाएगा। एक और सेकेंड के बाद 0 हो जाएगा क्या। अब जैसे ही 0 हो गया तो वही तो उसका टॉप मोस्ट पोजिशन है ना। टॉप मोस्ट पोजिशन बहुत ही स्पेशल पोजिशन है, क्यों, टॉप मोस्ट पोजिशन पर पार्टिकल का स्पीड 0 है लेकिन एक्सेलरेशन कभी भी 0। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कभी पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो सकता है बिना उसके एक्सेलरेशन के 0 हुए, तो हो सकता है भाई साहब। जो टॉप मोस्ट पोजिशन है फ्री वर्टिकल मोशन या फ्री फॉल में, जो टॉप मोस्ट पोजिशन है, टॉप मोस्ट पोजिशन पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा लग रहा है। तो टाइम ऑफ एसेंट यहां से यहां ऊपर चढ़ने का जो टाइम था वो 2 सेकंड है क्या। इस तरह के कैलकुलेशंस आपको आ जाने चाहिए, स्पीड देख के वेलोसिटी देख के आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कब जाके वो रुकेगा, कितना टाइम ऑफ एसेंट होगा, क्या डिसेंट होगा, वो सब देख लेंगे बाद में। अब टाइम ऑफ एसेंट 2 सेकंड्स का है। देखो u पता है, a पता है, t पता है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, ut प्लस हाफ at स्क्वायर के फॉर्मूला से। तो यहाँ पे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो s आ जाएगा 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 प्लस में हाफ, a के प्लेस में अपन क्या रखेंगे, a के प्लेस में -10 रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -10 और t का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4, पता नहीं आएगा कि नहीं स्क्रीन पर, ये 2 हो गया। तो देखो ये कितना है 40 और इधर हो गया -20। तो a से b का लेंथ, यहां से यहाँ का जो लेंथ है वो 20 मीटर्स का आ गया क्या। अगर वो 20 मीटर्स आ गया मतलब डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 20 प्लस 20, 40 मीटर्स का डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा a से b। अब अगर तुमसे कोई पूछता कि a से c का, ये सब स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना भाई साहब, ठीक है, इंतजार में मत बैठे रहना। मान लो कोई तुमसे पूछता कि ए से सी का एवरेज स्पीड बताओ, कोई आपसे ए से सी का अगर एवरेज स्पीड पूछता, जैसे एवरेज वेलोसिटी तो 0 था, क्यों 0 हो गया, क्योंकि ए से सी का एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 था। अब ए से सी का जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम पर डिपेंड करेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 40 का है, सॉरी टोटल जो डिस्टेंस था वो 40 मीटर था, और टाइम कितना लगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा क्या। बोलोगे सर आपको फिर से ये कैसे पता चला, तो देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पर 0 था, 0 से स्टार्ट किया, 1 सेकंड के बाद कितना हो गया 10, फिर और 1 सेकंड के बाद क्या हो गया 0। ए से बी पर रिटार्डेशन था, अच्छा बी से सी में एक्सेलरेशन है क्या, कैसे पता, चलने की टेंडेंसी नीचे, फोर्स भी नीचे, तो बी से सी में अगर एक्सेलरेशन है तो हर एक 1 सेकंड के बाद पार्टिकल का स्पीड 10 से इंक्रीज कर जाएगा क्या। तो एग्जैक्टली 2 सेकंड पर इसका वेलोसिटी था 0, 3 सेकंड पे 10 हो जाएगा, 4 सेकंड पे वापस से 20 हो जाएगा क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ए से सी आने का टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या एक बात हमेशा याद रखना कि आपने जो भी टाइम ऑफ एसेंट होता है वो टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है। अभी मैं नेक्स्ट वाला जब एग्जांपल लूंगा तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा, या आप यहाँ से एनालाइज भी कर सकते हो। अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे ना तो एवरेज स्पीड आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड का। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलता कि ए से डी आने का टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो ए से बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करते, फिर बी से डी का डिस्टेंस कैलकुलेट करके ऐड कर देते तो वो टोटल डिस्टेंस आ जाता ना। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछता टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ ए से डी का, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जो बिल्डिंग की हाइट होती वही नेगेटिव में कर देते तो वो टोटल डिस्टेंस हो जाता, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाता क्या। ये सब छोटी छोटी बातें तब समझ में आएंगी जब आप डेफिनेशन वाइज बहुत ज्यादा क्लियर हो। अगर आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आया होगा तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा। अच्छा, अब मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है, नहीं समझ में आया है तो पहले ये जो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया उसको समझो अच्छे से। मान लो क्या पूछा जाए, नहीं इसमें नहीं पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ये मान लो ये ग्राउंड है, सेकंड वाला केस भी ना तुमको समझ में आ जाएगा, सेकंड वाला केस बता देते हैं फिर उसमें क्वेश्चन पूछते हैं।
केस 2 बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा देर पंखा ऑन करता हूँ पहले। स्टार्ट करते हैं। मान लो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर से मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी मास का ऑब्जेक्ट होगा, सब में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ही लगने वाला है। मान लो इसको मैंने क्या किया, ऐसे ऊपर फेंका है, ठीक है। कितने स्पीड से फेंका, मान लेते हैं 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मैंने इसको ऊपर फेंका है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा ना, क्वेश्चन आपसे पूछेगा टाइम ऑफ लाइट। क्वेश्चन आपसे पूछेगा टाइम ऑफ लाइट। अब टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ लाइट वो टाइम है जब तक ये पार्टिकल एयर में, जब तक ये पार्टिकल एयर में ट्रैवल कर रहा है, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगर मुझे टाइम ऑफ लाइट कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया कि ये जो पार्टिकल है वो ऐसे ऊपर गया होगा, ऊपर गया होगा। अब जब भी ऊपर जा रहा है तो रिटार्डेशन में है, रिटार्डेशन में है, ऊपर जाया गया 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 गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, फिर वापस से नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। इस तरह से वो क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है, ऐसे वो क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो मैंने जहां से फेंका था पार्टिकल घूम के वापस से वहां पर आ गया है। तो अगर मैं ए से वापस ए के लिए बात करूं तो टाइम ऑफ लाइट में ऐसा बोल सकता हो क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया। अच्छा, पार्टिकल ऊपर जाए नीचे जाए कहीं पर भी चला जाए, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग का वेलोसिटी, बीच का वेलोसिटी के बारे में बात नहीं करते। जैसे बहुत लोगों को डाउट होता है, सर पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है तो ठीक है, तब आपने इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना लिख दिया, 25 प्लस में लिख दिया, लेकिन जब सर पार्टिकल नीचे जाने लगेगा तब तो इसका वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। वो तब का केस है ना, ये u का मतलब होता है t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल का वेलोसिटी। b पर पार्टिकल, बीच में पार्टिकल का क्या वेलोसिटी, इसके बारे में बात नहीं करते, वो होता है v। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो v है, हम उसके बारे में बात नहीं करते। हम किसके बारे में बात करते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं u के बारे में। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 25 था प्लस में हमेशा, ठीक है। अब देखो s पता है, a पता है, u पता है, और कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ लाइट t। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², ये फॉर्मूला होता है क्या। अब अगर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² का आप फॉर्मूला यूज करोगे तो s कैन बी रिटन एज, s क्या है, s हमारे पास 0 है, s के प्लेस मैंने 0 लिख दिया। u का वैल्यू कितना था, 25। टाइम पता नहीं, t रहने देते हैं। टाइम ऑफ लाइट को जनरली कैपिटल T से डिनोट करते हैं, लेकिन मैंने t रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस ऑफ हाफ इंटू 10 और t², इसको 1 और इसको 5 बना सकते हैं क्या। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं ना तो देखो 0 इक्वल्स टू 5 इंटू टी, मैं इधर से भी कॉमन ले सकता हूँ, 5 इंटू टी में कॉमन ले सकता हूँ दोनों से। अगर मैंने 5t कॉमन ले लिया, 5t कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा क्या। 25t का मतलब था 5 इंटू 5 इंटू टी, उसमें से 5t अगर कॉमन ले लूँ तो 5 रिमेन करेगा। यहाँ से 5t कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ एक t रिमेन करेगा क्या, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -t। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो या तो 5t का वैल्यू 0 है या 5 माइनस t का वैल्यू 0 है। इसको सॉल्व करने पर टाइम 0 आ जाएगा, इसका कोई सेंस नहीं बनता कि पार्टिकल ऊपर जाके इधर आ गया 0 सेकंड में, इसका कोई सेंस नहीं बनता। इसके लिए जब आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 5 सेकेंड्स का। अब ये जो 5 सेकेंड्स है वही क्या होगा, टाइम ऑफ लाइट होगा। या तो आप क्या करो, सिंपल सा ये सॉल्व करके देखो, या पता है आप ना ये लॉजिकली भी फाइंड आउट कर सकते थे टाइम ऑफ लाइट। कैसे फाइंड कर सकते थे सर लॉजिकली, आप ध्यान से सोचो। आपको पता है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 25 मीटर पर सेकंड का है, और ए से जब वो बी जा रहा है, ए से जब वो बी जा रहा है तो रिटार्डेशन कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। इसका मतलब ये जो रिटार्डेशन है, ये जो रिटार्डेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, वो क्या करेगा, हर एक 1 सेकंड पर इसका जो स्पीड है उसको 10 से कम कर देगा क्या। तो t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर 25 है, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर ये 15 हो जाएगा क्या, 10 से कम कर दो। t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। अच्छा, अब अगर 1 सेकंड और चलने दोगे
तो ये क्या हो जाएगा, अब 5 है, अगर ये 5 है, अभी कितना है 5 है, तो अगर 1 सेकंड में 10 कम हो रहा है तो आधे सेकंड में 5 कम हो जाएगा क्या? इसका मतलब एग्जैक्टली 2.5 सेकंड पर, एग्जैक्टली 2.5 सेकंड पर इसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। मतलब A से B जाने में टाइम कितना लगा, 2.5 सेकंड, तो B से वापस A आने में भी 2.5 सेकंड लगेगा क्या? क्या आप यहाँ से फिर से एनालाइज कर लो। अब क्या है, जब पार्टिकल B से A नीचे गिर रहा है तो ये जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन का काम नहीं करके अब वो क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा। अभी 0 है, 2.5 सेकंड पर कितना है, 0 है। 1 सेकंड बाद मतलब 3.5 सेकंड पर इसका स्पीड कितना हो जाएगा, वापस से 10 हो जाएगा। फिर से 1 सेकंड के बाद मतलब 4.5 सेकंड पर इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर से 0.5 सेकंड पर इसका स्पीड वापस से 25 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा क्या? तो अगर आपने नोटिस किया ना, तो जितने स्पीड से आपने पार्टिकल को ऊपर फेंका था ये ग्राउंड को उतने ही स्पीड से आके हिट करेगा क्या? स्पीड बोल रहा हूँ, जितने वेलोसिटी से फेंका था उतने वेलोसिटी से आके हिट किया क्या? नहीं, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव था और हिट करने पर इसका वेलोसिटी चेंज हो गया ना, डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन कोई अगर बोले स्पीड, तो जितने स्पीड से आपने इसको ऊपर फेंका है उतने ही स्पीड से ये वापस आ गया। टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम, और टाइम ऑफ डेसेंट, नीचे आने का टाइम, दोनों सेम होता है क्या? और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा क्या? तो इस तरह से भी आप बिना कोई फॉर्मूला लगाए आप सीधा सीधा आंसर बता सकते हो। जैसे मान लो मैं, अगर ये आपको समझ में आ गया है ना, अगर ये आपको समझ में आ गया है, मान लो मैंने पार्टिकल को फेंका होता 55 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ये जो पार्टिकल है ना इसको मान लो मैंने ऊपर फेंका होता 55 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो आप तुरंत बता सकते थे कि अच्छा 55 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका है तो अगले 5.5 सेकंड इसका टाइम ऑफ एसेंट होगा और 5.5 सेकंड इसका टाइम ऑफ डिसेंट होगा, मतलब टोटल 11 सेकंड में ये वापस से जमीन को हिट करने लायक हो जाएगा क्या? तो इस तरह से बिना कैलकुलेशन के हम अपने सिर्फ बेसिक को यूज करके बता सकते हैं ना टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू। अच्छा, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम सेम होगा या अलग अलग होगा? अगर मैंने बोला कि ये क्वेश्चन था, पार्टिकल को हमने क्या किया था, यहां से फेंका था ऐसे ऊपर, कितने स्पीड से फेंका हमने, 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका, तो 5 सेकंड के बाद अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में ये घूम के ऐसा वापस आ चुका है। अब 5 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट वापस से 0 हो जाएगा। 0 से, आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो 0 से 2.5 सेकंड तक, 0 से 2.5 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहेंगे क्या? बिल्कुल सर जी। 2.5 सेकंड से 5 सेकंड तक डिस्टेंस जो होगा वो ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों? मान लो मैं बोलूं कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ये आप नोट कर लो, मैं भी समझा देता हूं, ठीक है? ये आप नोट कर लो, मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस traveled by the particle, traveled by the particle in 3 seconds। 3 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये मेरे को जानना है। अब 3 सेकेंड की कहानी अगर मेरे को हम देखें ना, एनालाइज करके देखें, तो 2.5 सेकेंड तो इसको ऊपर जाने में लग जाएंगे, मतलब 2.5 सेकेंड में ये यहाँ कहीं पर है, और अगले 0.5 सेकेंड पे ये यहाँ कहीं पर आ जाएगा क्या? मतलब मैंने अगर ए पॉइंट से फेंका, ये बी पॉइंट पर चला गया और ये सी पॉइंट, ऐसा बोल सकते हैं ना। ए से बी का टाइम कितना है, ए से बी का टाइम है, ए से बी का टाइम था 2.5 और बी से सी का टाइम कितना है, 0.5। अब अगर कोई मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, अगर मैं ये लिखूं S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ पर जो s होता है वो डिस्टेंस बताता है या डिस्प्लेसमेंट बताता है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, अब देखो मेरे पास क्या क्या पता है, u मुझे पता है क्या, u कितना है, तो u हमारे पास है
25 मीटर पर सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम पता है ना, टाइम भी पता है, 3 सेकंड्स का टाइम रखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, तो -10 है साइन कन्वेंशन के साथ। अच्छा, अब जब पार्टिकल सी पॉइंट पर है, ए से सी, जब पार्टिकल सी पॉइंट पर है तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव ही होगा ना, ए से सी जाएंगे तो ए से सी जाएंगे तो ऊपर के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आना चाहिए। मान लो कैलकुलेट करते हैं, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, 25 इंटू टी कितना है, टी हमारे पास 3 है, प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -10 और 3 का स्क्वायर इज 9, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ना, तो ये 9 इंटू 5 45 हो गया क्या, 25 इंटू 3 इज 75 डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें, 75 माइनस 45, 75 माइनस 45 करोगे तो ये 30 मीटर्स का आ जाएगा क्या, इसका मतलब ए से सी जो डिस्प्लेसमेंट था, ए से सी जो डिस्प्लेसमेंट है उसका लेंथ 30 मीटर्स का आ गया क्या। सर मेरे को नहीं समझ में आया, कभी भी S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें से जो वैल्यू आएगा वो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, वो डिस्टेंस नहीं आता। अच्छा, अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, फिर मान लो अगर मेरे को डिस्टेंस जानना है तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, पार्टिकल जो एक्चुअल पाथ कवर करेगा वही तो डिस्टेंस है ना। अगर कोई मेरे से पूछे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी तो वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी, या ए से बी का लेंथ फाइंड कर लो, बी से सी का लेंथ फाइंड कर लो, दोनों को ऐड कर दो। अच्छा, ए से बी का लेंथ अगर मेरे को फाइंड करना है, ए से बी का अगर लेंथ फाइंड करना है तो ए से जब बी पार्टिकल जा रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है क्या, तो S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अगर मैं यूज करूं यहाँ पर तो यूटी कितना है 25 इंटू ए से बी के लिए टाइम कितना है, ए से बी जाने के लिए जो टाइम है वो 2.5 सेकेंड्स का था, माइनस ऑफ हाफ एक्सेलरेशन कितना 10 और 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा क्या, 25 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 25 इंटू 2.5 और ये हो जाएगा माइनस में 62 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 31.25। ये कैलकुलेशन आप खुद से करना, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बताने नहीं आया। अब 25 इंटू 2.5 और 31.25 इसको सॉल्व कर लेंगे तो SAB का वैल्यू मिल गया क्या, SAB का वैल्यू मिल गया ना अपने को। अच्छा, अगर मुझे SAB का वैल्यू मिल गया मतलब यहां से यहां का लेंथ मिल गया और मुझे B से C का लेंथ जानना है, क्यों, क्योंकि अगर मैं B से C का लेंथ फाइंड आउट कर लूंगा तभी तो मैं क्या कर पाऊंगा, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूंगा। अच्छा, ये B से C के लेंथ को, ये जो B से C का लेंथ है उसको A से B का लेंथ माइनस A से C का लेंथ लिख सकते हैं क्या। अब SAB का वैल्यू मेरे पास आ चुका है, SAB का वैल्यू मेरे पास आ गया है, मान लो ये SAB का वैल्यू आया था, मिल गया, SAB का वैल्यू मेरे पास क्या है, मिल गया है। और SAC कितना है, SAC 30 आया ना, इसको सिंप्लीफाई करने से मेरे पास B से C का वैल्यू आ जाएगा, तो मेरे पास A से B का वैल्यू भी है, मेरे पास B से C का वैल्यू भी है, मैं दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे को टोटल डिस्टेंस मिल गया क्या। तो जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले ना तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अगर पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो डिस्टेंस अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। याद रखें, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जब भी आपको क्वेश्चन गिवन है और आपसे पूछा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस, तो ये जरूर चेक कर लेना कि पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हुआ क्या बीच में। जैसे यहाँ पर, जैसे अगर मैंने आपसे पूछा होता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 1.5 सेकंड पर बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं था, 1.5 सेकंड में पार्टिकल सीधा सीधा चल रहा है तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होता, कोई प्रॉब्लम नहीं था, आराम से कैलकुलेट करते। लेकिन अगर 2.5 सेकंड के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो दोनों अलग अलग रहेंगे ना। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 30 है, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली 30 से ज्यादा रहेगा। तो जब भी आपसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने को पूछा जाए आप S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन जब भी डिस्टेंस पूछे ना तो पहले ये तो जरूर चेक कर लेना कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और क्या उसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया है। अगर उसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया है तो डिस्टेंस अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। अगर उसने अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा,
अब एक क्वेश्चन ये हो गया कि 3 सेकंड में क्या डिस्टेंस है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये बताइए। एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है। एक और क्वेश्चन इसमें कराता हूं। अच्छा, अगर इसमें कोई एवरेज स्पीड पूछता तो क्या था? डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम से डिवाइड कर देते तो एवरेज स्पीड मिल जाता। डिस्प्लेसमेंट पता है, टोटल टाइम से डिवाइड कर देते तो एवरेज वेलोसिटी भी मिल जाता ना। अच्छा, मान लो पूछा गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड। क्वेश्चन में अब इन्होंने क्या कर दिया, अब बोल दिया कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। पहले इन 3 सेकेंड था ना, अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, मतलब एग्जैक्टली थर्ड सेकेंड में पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट है और क्या डिस्टेंस है वो जानना है। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला था एस एन एथ u प्लस ए बाई टू 2n-1, वापस से ये जो एस एन एथ है ना वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। ये जो एस एन एथ है वो आपको क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। अब देखना, नोटिस करना, एस एन एथ थर्ड सेकेंड में ना डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। सर कैसे पता चला आपको? देखते हैं। आपने 225 मीटर पर सेकेंड से जब इसको ऊपर फेंका है तो एक सेकेंड के बाद ये पार्टिकल मान लो यहाँ कहीं पर होगा और इसका स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। एक और सेकेंड के बाद पार्टिकल यहाँ कहीं पर है और इसका स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड गुजर चुके हैं क्या? अब 2 सेकेंड के बाद से पार्टिकल का स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड का और ये ऊपर जा रहा है। आधे सेकेंड पे ही इसका स्पीड 0 हो जाएगा क्या? अगर आधे सेकेंड में, अब आप यहाँ पे देखो, आप इसको ऐसा समझो कि आपने पार्टिकल को ऊपर फेंका है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो वो क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड ही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या? 1 सेकेंड पे ही वापस आ गया ना वो। अब अगर 1 सेकेंड पे ही वो वापस आ गया तो जहां से आपने फेंका वहीं पर 1 सेकेंड के बाद वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ ना। अब मैंने थर्ड सेकेंड ही क्यों रखा है? क्योंकि थर्ड सेकेंड थोड़ा मजेदार है, इसलिए मैंने आपको दिया है। कैसे मजेदार है सर? एस एन एथ का फॉर्मूला में ये जो एस एन एथ है, आप ये जो फाइंड करते हो एक्चुअल में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अब अगर पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ चुका है तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? 5 मीटर पर सेकेंड से आपने ऊपर फेंका और ये जब जमीन को हिट कर रहा होगा तभी तो 5 मीटर पर सेकेंड से हिट कर रहा होगा ना। मैंने यहां से यहाँ को क्वेश्चन को काट करके बाहर बना लिया 5 मीटर पर सेकेंड, और जब ये हिट किया तभी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड में वेलोसिटी का चेंज कितना होता था? 10 से चेंज होता था। तो अगर वेलोसिटी 5 है तो आधे सेकंड में ही तो 0 हो गया ना, और अगले आधे सेकंड में बढ़ के कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट 0 आना चाहिए, देखते हैं आ रहा है या नहीं। अब एसएनएथ अगर मैं बात करूं, एसएनएथ के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड करना है थर्ड सेकंड में। यू कौन सा पुट करेंगे? जब आपने स्टार्ट किया तो आपने कितने वेलोसिटी से स्टार्ट किया था? आपने 25 से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे 25 रख देंगे, प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू एन, 2 के एन के प्लेस में क्या रखना है? 3, तो 2 इंटू एन मतलब ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 1 हो गया क्या? ये हो जाएगा 5 और ये भी हो गया 5। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट माइनस है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? माइनस है। यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस होता है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस 25, ये 0 आ जाएगा क्या? 0 आना चाहिए था। एस एन एथ का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड कितना है? 0 है। हमने डायग्राम से भी देख लिया और हमने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके भी देख लिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड, तो डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड में क्या करते? ये डिस्टेंस फाइंड आउट करते, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करते, दोनों को ऐड कर देते तो आंसर आ जाता क्या? तो अब देखो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं मान लो मैं इसको लिख रहा हूं, ये मेरे पास है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R। अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इन थर्ड सेकंड तो क्वेश्चन के डायग्राम के हिसाब से वो PQ प्लस QR हो जाएगा क्या? अब अगर मैं PQ फाइंड आउट कर लूं, उसको 2 टाइम्स कर दूंगा तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैं PQ के लिए बात करता हूं, फॉर PQ। अच्छा, PQ के केस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 25 है क्या? नहीं। जब आप PQ के लिए बात करोगे तो जो इनिशियल स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड का है क्या? अब बोलेंगे कुछ लोग कि सर आपने तो जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया तब आपने इनिशियल वेलोसिटी तो 25 लिया था। जब आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हो तब आप यू ए ये सब क्या करोगे? इनिशियल पुट करोगे, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर रहे हो? आप मोशन का सिर्फ इतना पार्ट एनालाइज कर रहे हो क्या? यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। तो जो इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी होगा वही अपने मतलब का होगा। लेकिन जब मैं एसएनएल का फॉर्मूला लिखूंगा ना
तो जब आपने स्टार्ट किया है वो फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया क्या? तो u मैंने रख दिया 5, एक्सेलरेशन वापस से कितना है -10, मुझे p से q का, अच्छा टाइम कितना लगेगा, टाइम 0.5 सेकंड्स का लगेगा क्या, आधे सेकंड में ही वो 0 हो जाएगा टाइम। अब u पता, a पता, t पता, अपन क्या करते हैं s कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर अगर मैं लिखूं s p q तो वो क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का वैल्यू है 5, टाइम कितना है हाफ रख देते हैं, 0.5 से अच्छा लिखने वाला हाफ है, माइनस ऑफ हाफ, एक्सेलरेशन है 10 और ये हाफ का स्क्वायर इज 1/4। हाफ ना दोनों से कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे बच रहा है 5 और यहाँ पे बच रहा है 10/4। 10/4 2.5 होता है क्या, तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर P से Q का लेंथ, अगर P से Q का लेंथ 2.5 डिवाइडेड बाई 2 है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, तो डिस्टेंस 2.5 मीटर्स का आ जाएगा क्या। तो इस तरह से आपको चीजें कैलकुलेट करनी है। पता है जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ तो कोई भी मुश्किल नहीं है, आपसे जो पूछा जाए आप वो कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन जब भी आपको ये पूछा जाए डिस्टेंस, जहां पे डिस्टेंस वर्ड देख लो, स्पीड वर्ड देख लो, तो ये जरूर चेक करना कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज किया या नहीं चेंज किया, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज कर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग से आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट मैंने इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए। अब आप खुद से प्रैक्टिस करो, आप जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन प्लेन। ठीक है, प्लेन पे अगर मोशन होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इतना ही है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैंने खत्म कर दिया, अब अगले लेक्चर से मोशन इन प्लेन चलेगा। ठीक है।